हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एसिड यानी अम्ल के विषय में बात कर लिया था, है ना। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था वो हमने चालू कर दिया था और उसमें एसिड से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने कर ली थी। अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार, अम्ल को बनाने की विधियां, अम्ल को बनाने के रासायनिक गुण, उनके उपयोग, ये सारी बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उसी के जस्ट आगे है, क्षारक। मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्षारक रहेगा यानी बेस। और एक बात ये भी कही थी कि क्षार और क्षारक में डिफरेंस होता है दोनों में, यानी बेस और अल्कली दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है आपके सामने क्षार और क्षारक। तो चलिए देखते हैं कि ये क्षारक क्या होता है। देखिए क्षारक की डिफिनेशन क्या है, तो जस्ट एसिड के अपोजिट है। देखिएगा लिखा हुआ कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला या कड़वा होता है, यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला या कड़वा होता है, यानी ये स्वाद में क्या होते हैं कि कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, है ना। तो कसैला या कड़वा, देखिए किताब में हो सकता है कि कसैला लिखा हुआ मिल जाए या हो सकता है कि कड़वा लिखा हुआ हो, है ना, तो टेंशन नहीं है। कसैला या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी डिफिनेशन बिल्कुल आसान है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा या कसैला होता है, और दूसरा काम क्या करेंगे, और दूसरा काम ये करते हैं कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुरानी अवधारणा है, पुरानी डिफिनेशन है। जैसे एसिड के विषय में थी कि अम्ल जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं, उसी प्रकार से ओल्ड कॉन्सेप्ट क्षारक के विषय में भी है ना। क्षारक के विषय में ये डिफिनेशन बताई जाती है कि जिनका स्वाद कसैला हो और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड परिभाषाएं हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो डेली लाइफ में हमें जो देखने को मिलता है क्षारक का एग्जाम्पल वो है हमारा साबुन, है ना। जैसे मैंने वहां पर एसिड के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, तो वैसे ही यहाँ पर ज्यादा नहीं तो एक एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है वो कौन है, तो वो है हमारा सोप यानी साबुन, है ना। ये हमारा क्या होता है कि क्षारक का एग्जाम्पल होता है, बेस का एग्जाम्पल होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए आगे मैंने डिफरेंस के लिए मैंने कहा था कि आपसे क्षार और क्षारक के विषय में बात करेंगे। तो यहां पर सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या है, अल्कली यानी बेस क्या होता है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। देखिए क्षारक जो है, कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और कुछ क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होगा, है ना, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब ये परिभाषा हमें कहां से क्लियर होगी कि क्षारक यानी क्षार कौन होगा, तो ये अभी जब मैं आपको जो मॉडर्न परिभाषाएं हैं, मॉडर्न डिफिनेशंस हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जैसे आर्हेनियस हो गए, ब्रॉन्स्टर-लॉरी हो गए, है ना, लेविस कॉन्सेप्ट हो गया, लेविस की अवधारणा, ये जब वैज्ञानिकों की डिफिनेशन में अभी आपको बताऊंगा तो वहां से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि अल्कली जो आपका ये क्षार है और जो बेस है जो क्षारक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वहां पर आपको जानने को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो सामान्य जानकारी के लिए लिखा हुआ कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, यानी क्षार क्षारक में क्या अंतर है, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वही अल्कली कहलाता है, वही क्षार कहलाता है ना। तो इसका डिस्कशन मैंने कर लिया है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको जो वैज्ञानिक की जो मॉडर्न डिफिनेशंस है, जो अवधारणाएं हैं, उनकी परिभाषाओं को आपको समझाता हूं। तो चलिए मॉडर्न डिफिनेशन में जो हमारी पहली परिभाषा है वो है आर्हेनियस साहब की। देखिए आर्हेनियस ने कहा क्या है, आर्हेनियस की परिभाषा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th लेवल पर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ब्रॉन्स्टर-लॉरी जो वगैरह है वो क्लास 11th में आपको मिलती है, उसका डिस्कशन वहां पर करते हैं, डिटेल में वहां ही उसकी बात की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर सिद्धांत आपको किताब में दिया गया है तो मैं उसको यहाँ पर बता जरूर दूंगा आपको, ब्रॉन्स्टर-लॉरी और लेविस दोनों। तो देखिएगा आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस की परिभाषा बिल्कुल आसान है। जैसे आपने एसिड के विषय में देखा था कि एसिड के विषय में आर्हेनियस ने कहा था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करते वो एसिड होते हैं यानी अम्ल कहलाते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो आर्हेनियस ने क्षारकों के विषय में बताया है वो कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होता क्या है OH माइनस, देखिए हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि होकर OH माइनस, OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, आयनित होकर, अपघटित होकर, टूटकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाते हैं। ये आर्हेनियस की डिफिनेशन है। अब यहां पर देखिएगा कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए क्षारक की पहचान में यहां पर आर्हेनियस ने तो बता दिया कि OH माइनस होता है, तो जहां पर OH माइनस होगा उसको देख करके तो आप बता देंगे कि ये क्षारक है, लेकिन जहां पर OH माइनस नहीं होगा तो वहां कैसे बताएंगे? तो वहां पर अगले वैज्ञानिक जो आए हैं उन्होंने अपनी अगली परिभाषा दी है क्षारक को पहचानने की, तो उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक पोटास कहते हैं इसको। इसको वाटर के अंदर मिलाएंगे, पानी के अंदर, वाटर में है ना, वाटर में क्या होता है H प्लस OH माइनस होता है। तो यहां पर जैसे ही इसको H2O में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो ये टूट जाएगा K प्लस और OH माइनस में। ये K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट होने के बाद, टूटने के बाद इसने देखिए क्या दिया है? OH माइनस आयन दिया है। तो ये क्या है? क्षारक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। इसको पानी में मिलाया तो पानी में टूटने के बाद सोडियम प्लस यानी Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। तो देखिए यहां भी टूट करके क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। आर्हेनियस की डिफिनेशन यही है। और भी एग्जांपल बन सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल है। ये जो सिंबल लगा रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है, इधर वाला इधर कन्वर्ट हो जाएगा, इधर वाला उधर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर लिखा है H2O, ये है ना। अब यहां पर क्या होगा? AlOH का होल थैज। तो देखिए ये जब टूटेगा तो इस प्रकार से एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस और 3OH माइनस में, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तभी तो कंपाउंड क्या होगा? उदासीन होगा। तो ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षार है। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते, MgOH का होल ट्वेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, है ना। तो ये जो परिभाषा है वो आर्हेनियस की डिफिनेशन है। आर्हेनियस के अनुसार ये सारे के सारे क्या हैं? आपके क्षारक हैं। तो आर्हेनियस की डिफिनेशन को आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ली जाए, और यही पूछी भी जाती है 10th लेवल पर आपके, लेकिन मैं आपको दोनों वो ही बता दूंगा। तो आप इस आर्हेनियस की अवधारणा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ब्रांस्टेड-लॉरी और लेविस का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ब्रांस्टेड-लॉरी की अवधारणा है ना। तो ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या बताया है, यहां पर देख लीजिए। ब्रांस्टेड-लॉरी ने कहा कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, यानी वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, H प्लस को ग्रहण करते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। यानी H प्लस को ग्रहण करने वाला क्षारक होगा और H प्लस का त्याग करने वाला क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी एसिड होगा, अम्ल होगा। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। यहां देखिएगा लिखा हुआ है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl ने क्या किया? एक हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दिया, H प्लस का त्याग कर दिया। तो इसने हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दिया और बदल गया किसमें? Cl माइनस में। तो जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा वो होगा एसिड, किसके अनुसार? तो ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार। और जो उस H प्लस को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा? बेस, यानी क्षारक। तो HCl यहां पर क्या हो गया? HCl जो आपका है वो हो गया एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे नाम भी उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड है। तो H प्लस क्या करता है? ये त्याग कर देता है, और H प्लस त्याग करने के बाद Cl माइनस में बदल गया। यानी ये क्या है? ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार H प्लस का त्याग करने वाला एसिड होगा, और उस हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करने वाला यानी H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा? बेस होगा। तो देखिए यहां पर क्या है? NH3 अमोनिया, इसने हाइड्रोजन का त्याग किया, तो इसने हाइड्रोजन को देखिए यहां पर ग्रहण कर लिया और बन गया NH4। देखिए NH3 ने एक हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया है, तो देखिए NH3 था, इधर क्या हो गया? NH4 हो गया। एक हाइड्रोजन को इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो ये क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे?
इसका नाम रखेंगे क्षारक, यानी ये है बेस, किसके अनुसार? ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ले लेते हैं H2SO4। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ले लेते हैं वाटर की रिएक्शन यानी प्लस H2O। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड भी एक हाइड्रोजन का त्याग करता है ना, तो यहां से क्या कर देगा? H2SO4 एक हाइड्रोजन का त्याग करेगा, और हाइड्रोजन का त्याग करना ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल कहलाता है, यानी H+ का त्याग करने वाला ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार एसिड होता है, और इसको ग्रहण करने वाला, सामने डेफिनेशन लिखी कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहां पर क्या है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? HSO4 माइनस, ये बनेगा, एक माइनस लगेगा इसके ऊपर, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी H2SO4 बदल गया किसमें? HSO4 में, ये बदल गया। H2SO4 का नाम क्या होगा? एसिड होगा, और नाम से भी पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम में ही अम्ल आ गया तो पहचानने से भी और आसानी हो जाएगी। तो ये है एसिड यानी अम्ल। अब H+ को इसने त्याग किया तो ग्रहण किसने किया? वाटर ने, H2O ने। तो H2O ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा H3O+। जो ग्रहण करेगा वो क्या करेगा? उसके ऊपर लग जाएगा प्लस, लग जाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो गया? H2O ने ग्रहण कर लिया, तो H2O क्या बन गया? आपका क्षारक, यानी H2O आपका क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेकन हुई है, यहां पर प्लस होगा, NH4 प्लस होगा, यहां पर माइनस नहीं होगा, मिस्टेक वाइज लिख गया था। तो NH4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये Cl क्या हो गया? माइनस हो गया। तो इसी प्रकार से H3O+ हो गया, इसने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, है ना। यहाँ पर वाटर क्या है? क्षारक है, और H2SO4 क्या है? आपका एसिड है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेड लॉरी का, ये मैंने आपको करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लेविस का कॉन्सेप्ट, लेविस की अवधारणा को समझा देता हूं। चलिए अगली जो हमारी लास्ट अवधारणा है वो लुईस की अवधारणा। देखिए लुईस ने क्या कहा था बेस के विषय में, एसिड के विषय में मैं आपको बता दूंगा, दोनों को समझा दूंगा। तो लुईस की अवधारणा क्या है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, है ना, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाला पदार्थ लुईस के अनुसार क्या होगा? बेस होगा, क्षारक होगा ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने लिखा, ये एग्जांपल जब मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था एसिड के विषय में, जब मैंने आर्हीनियस ब्राउनस्टेड लॉरी आपको एसिड के विषय में समझाया था, तब भी ये एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें ये बताया था मैंने कि यहाँ पर अमोनिया के में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में उसके पास क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा कि BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड को, BF3 है, इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, त्याग करता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा, त्याग कर देगा। तो लुईस ने यही बात ही कही है। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात और है कि जहां पर H+ ना हो, जहां पर OH- ना हो, है ना, जहां पर H+ ना हो, जहां पर OH- ना हो, आप कैसे बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है ना। तो उसको समझाने के लिए आपके लुईस ने क्या किया है? अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करेगा वो कहलाएगा क्षारक, और जो उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो कहलाएगा एसिड यानी बेस, है ना, यानी एसिड यानी कि अम्ल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाला एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को त्याग करने वाला क्या होगा? बेस होगा, क्षारक होगा। तो चलिए ये क्या है? अब यहां पर देखिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, त्याग कर देगा, और डोनेट करने के बाद लोन पेयर जब कोई डोनेट करता है तो एक एरो का सिंबल लगाया जाता है ऐसे, ये जो बीच में लगी हुई है ना, इसको कहते हैं उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं उपसह संयोजी बंध। डोनेट करने के बाद यही बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो ये क्या करेंगे कि ये NH3 और BF3 दोनों साथ में रहेंगे। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, जैसे NH3 है आपका अमोनिया, है ना, इसके पास अमोनिया के पास नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास अमोनिया में। तो ये क्या करेगा? जैसे मान लिया यहां पर है H+, ये है, अब क्या करेगा? ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा? हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, है ना, ये किसको डोनेट कर देगा? तो ये कर देगा हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का त्याग करने वाला क्या कहलाएगा?
क्षारक कहलाएगा, किसके अनुसार, लेविस के अनुसार। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, किसके अनुसार, तो लेविस के अनुसार। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षारक। यहां पर ये क्या था, क्षारक, और ये क्या था, अम्ल, है ना। अब ये ग्रहण कर लेगा तो ये बन जाएगा NH4, है ना, NH4। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसी के साथ जुड़ जाएगा और यहां लग जाएगा प्लस, प्लस चार्ज लग जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर खत्म हो गया, यहां पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट हो गई हमारी लेविस की अवधारणा। देखिए एक चीज यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ऊपर वाली आर्हीनियस की अवधारणा को नहीं मिटाला है। क्यों नहीं मिटाला है, क्योंकि इसकी अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नहीं मिटाला है ना। तो ब्रांचल लॉ केवल आपको ध्यान रखना है, ब्रांचल लॉ आपके 10th लेवल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है। मेन आपकी आर्हीनियस की डिफिनेशन है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं क्षारकों के प्रकार के विषय में। तो चलिए देखते हैं क्षारकों के प्रकार, यानी यहां पर टाइप ऑफ बेसिस दिया गया है। तो जैसे आपका एसिड दो प्रकार का होता था कि एक वीक एसिड होता था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से आपका क्षारक भी होता है, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, है ना। तो यहां पर चलिए देखिए लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, तो परिभाषा बिल्कुल उसी प्रकार से है कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, यानी वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, या पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, या पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं, या पूरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या लिखा है, KOH, NaOH। देखिए वहां पर जब एसिड की बात थी तो मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी जिनमें कार्बन नहीं होता है, वो प्रबल अम्ल हो जाते हैं, वो दुर्बल अम्ल हो जाते हैं, है ना, प्रबल अम्ल हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जिसमें कार्बन होता है वो दुर्बल अम्ल हो जाते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाए थे, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, इस प्रकार के एसिड लिखाए थे। तो जिनमें भी कार्बन उपस्थित होता है वो सारे के सारे आपके दुर्बल एसिड होते हैं, यानी दुर्बल अम्ल होते हैं, और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वो सारे के सारे आपके प्रबल अम्ल होते हैं, वहां पर बताया था। अब मान लिया क्षारक में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई क्षारक दे दिया गया और पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल क्षारक है, तो अब क्या करेंगे, रटते फिरेंगे क्या इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि KOH, NaOH, मान लो दो एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, और भी तो एग्जांपल हैं। तो एक छोटा सा टेक्नोलॉजी ये याद रखिएगा कि जो S ब्लॉक आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, S ब्लॉक में वर्ग जो हमारा फर्स्ट A है और सेकंड A है ना, जिसमें हमारी क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आते हैं। हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट A जो वर्ग है ये, और जो सेकंड A वर्ग है कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये वाला जो वर्ग है। तो इस ब्लॉक के जो क्षारक होते हैं वो प्रबल क्षारक होते हैं, वो चाहे फर्स्ट A ग्रुप का हो चाहे सेकंड A ग्रुप का हो। तो इससे याद रखिएगा कि जो इस ब्लॉक वाले क्षारक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है KOH, NaOH। इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है, तो इसके अलावा और सेकंड A वर्ग से ले लीजिए, जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे लिख दें हम MgOH। देखिए ये भी तो इस ब्लॉक में आता है, मैग्नीशियम, इसका भी जो क्षारक बनेगा MgOH का होल्ट है, ये भी तो प्रबल होगा। और कौन सा हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइज। और क्या हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, BeOH का होल ट्वाइज। इस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि जो इस ब्लॉक वाले होंगे वो प्रबल क्षारक बनाते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक की डिफिनेशन बिल्कुल उल्टा बन जाएगी, अपोजिट, कि वे क्षारक जो क्या जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, यानी वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, तो वो कहलाते हैं हमारे दुर्बल क्षारक। अब दुर्बल क्षारक के लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, तो जितने भी P ब्लॉक के तत्व होते हैं,
है ना। जो पी ब्लॉक वाले होते हैं और जो डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, इनके जितने भी क्षारक होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है AlOH का होल थ्राइज है और ये FeOH का होल थ्राइज है ना। ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, एक आपका लिखा हुआ है पी ब्लॉक का और एक लिखा हुआ आपका डी ब्लॉक का। इसके अलावा कौन हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जो हो सकते हैं दुर्बल क्षारक में, जैसे NH4OH ये हो सकता है, तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्या हो सकता है, अब आप डी ब्लॉक से कोई ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया ZnOH का होल ट्राइज, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये ले लिया। तो जितने भी पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले तत्व हैं उनके जो क्षारक होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आप यहां पर याद रखेंगे। एसिड बेस में तो, एसिड वाले में, अम्ल वाले में तो आसान था, लेकिन बेस वाले में आसान नहीं है। इसमें ये याद रखना होगा कि इस ब्लॉक के जितने क्षारक होंगे वो प्रबल होते हैं और जो पी और डी ब्लॉक के क्षारक होते हैं, तत्वों के क्षारक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो यहां तक मैंने आज आपको करवा दिया है क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्षारकों को बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उनके उपयोग। उसके लिए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के वीडियो में हमने जो बताया है कि इनके रासायनिक गुण, बनाने की विधियां और उपयोग, इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।